नमस्कार दोस्तों, यथार्थ अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं केशव प्रताप सिंह और प्राचीन इतिहास का हम लोग जो पार्ट कवर कर रहे थे, तो आज हम उसके आगे की चीजों को देखते हैं और इसमें हम लोग कुछ प्रमुख विदेशी लेखक और उनके यात्रियों के बारे में जानेंगे, जो कि यूपीपीएससी और बीपीएससी जैसी की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ यूनानी यात्री और लेखक। तो सिकंदर से पहले जो है भारत पर लिखने वाले लेखक हैं, उसमें दो प्रमुख नाम हैं। पहला है टेसियस और दूसरा है हेरोडोटस। इन्होंने भारत के विषय में लिखा है, लेकिन ये भारत आए नहीं थे। इसके बाद से प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन से थे। तो इसमें तीन नाम प्रमुख हैं, नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये तीन थे जो सिकंदर के साथ भारत आए भी थे और इन्होंने भारत के विषय में लिखा भी था। अगला दोस्तों कि सिकंदर के बाद आने वाले जो यात्री या लेखक थे, उनमें से पहला मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, उसके दरबार में रहा था और उसने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा। इंडिका नामक पुस्तक लिखी और उसके आधार पर अन्य कई लेखकों ने भारत के संबंध में काफी जानकारियां दी हैं। उसके बाद है डाइमेकस, जो कि सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। और तीसरा है डायोनीसियस, ये मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। तो कई बार इसमें मैचिंग कराने के लिए पूछ लेता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में था, डायमेकस किसके दरबार में था। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, डायमेकस बिंदुसार के और डायोनीसियस ये अशोक के दरबार में था। अब कुछ प्रमुख चीनी यात्री और लेखक जो हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है फाहियान का, जो 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। ये प्रथम चीनी यात्री जिसने भारत की यात्रा की थी। यह श्रीलंका भी गया था और नेपाल भी गया था। यह किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था ये, और लेकिन इसने गुप्त शासकों का कोई वर्णन नहीं किया है। ठीक है, उसने ताम्रलिप्ति से श्रीलंका की यात्रा प्रारंभ की थी। ताम्रलिप्ति जो है बंगाल में है, तो वो पहले भारत आया था, भारत का भ्रमण किया, फिर ताम्रलिप्ति से वो श्रीलंका की ओर गया था। फाहियान ने संस्कृत की भाषा पाटलिपुत्र में सीखी थी। पाटलिपुत्र में आके उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था और उसने ही चंद्रगुप्त का जो लकड़ी का बना हुआ महल था उसका उल्लेख किया, उसको देवताओं द्वारा निर्मित बताया था। उसने जो प्रमुख शहर जिनका उसने वर्णन किया था, तो मगध का, पाटलिपुत्र का, मथुरा का, कन्नौज का वर्णन उसने अपने रचना में किया है। और उसकी जो बुक है उसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ठीक है, फाहियान का एक नाम कुंग भी था। फाहियान मुख्य रूप से पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, संकिसा, कपिलवस्तु, सारनाथ गया था। इसके बाद है सुंग युन, जो कि 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच में भारत आया था। वेई वंश की रानी हु ने सुंग युन को भेजा था भारत में। यह मुख्य रूप से पश्चिमी भारत तक ही सीमित रहा, गांधार और उदयन के क्षेत्र में, और ये 170 महायान की पुस्तकें अपने साथ लेकर गया था। इसके बाद से नंबर है वेनसांग का, जो 629 से 643 ईस्वी के समय में भारत आया था, और हर्षवर्धन उस समय शासक था कन्नौज का। उसकी पुस्तक जो है सीयूकी का अर्थ है रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, और इसे यात्रियों के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, और ये लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा था। तक्षशिला और नालंदा का इसने भ्रमण किया था। तो यानी तक्षशिला और नालंदा जो दो प्रमुख शिक्षा के अध्ययन के केंद्र थे, उन दोनों का इसने भ्रमण किया था, और नालंदा में ये लगभग 5 वर्ष तक रहा था। और दक्षिण भारत की तरफ भी ये गया था, और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। और उस समय जब ये नालंदा गया था तो वहाँ के प्राचार्य शीलभद्र थे, और उन्हीं के संरक्षण में इसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था।
वहीं पे नालंदा में ही वेनसांग का एक भारतीय नाम दिया गया था और वो नाम था मोक्षदेव। वेनसेंग की जीवनी जो है उसके मित्र व्हीली ने लिखी थी। इस पर प्रश्न पूछा गया है। कन्नौज और प्रयाग की धर्म सभा में भी उसने भाग लिया था, हर्षवर्धन ने जो कराई थी, और वो पूर्व में असम तक गया था। कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के यहाँ वो अतिथि के रूप में भी रहा था कुछ दिनों तक। भारत के विषय में वेनसांग ने जो वर्णन किए उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसने हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया था। कर की दर के बारे में उसे बताया था कि 1/6 होती थी। जाति प्रथा के बारे में उसे बताया था कि कठोर थी। पर्दा प्रथा नहीं थी और महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। सती प्रथा के विद्यमान होने के संकेत उसने दिए हैं अपनी पुस्तक में। इसके यहाँ से प्रमुख है इत्सिंग। ये 671 से 695 में था। इसका वास्तविक नाम झांग वैन मेंग था और ये वेनसांग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और उसी से प्रभावित होकर ये भारत आया था और ये समुद्री मार्ग से भारत आया था। वेनसांग पैदल मार्ग से आया था, सिल्क रूट से। ये इत्सिंग जो है समुद्री मार्ग से आया था। सुमात्रा में इसने जो है, सुमात्रा द्वीप पर इसने संस्कृत का व्याकरण सीखा था क्योंकि भारत के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में होते थे। लगभग 10 वर्षों तक यह नालंदा में रहा और 400 बौद्ध ग्रंथ अपने साथ लेकर